विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। इसी कहावत का एक जीता जागता उदाहरण अब हमको यूपीएससी में देखने के लिए मिला है। एक आईएएस अफसर के ऊपर, हालांकि वो प्रोबेशनरी पीरियड में है, लेकिन एक आईएएस अफसर के ऊपर अब कुछ ऐसे आरोप लग रहे हैं जिनको सुनने के बाद में जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे यूपीएससी के, उनकी भी नजरें तेज हो गई होंगी कि यार ये मामला आखिर अब क्या निकल के आ रहा है। क्या यूपीएससी में भी कोई बड़ा लूप होल है? दरअसल ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, ये एक महिला को लेकर है जिसकी रैंक आती है 821, लेकिन उसके बावजूद भी वो आईएएस में सिलेक्ट हो जाती है। अब आईएएस में सिलेक्ट होने के पीछे की वजह इस रैंक पर यह थी कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट्स लगाए थे, जो ओबीसी का सर्टिफिकेट था, नॉन क्रीमी लेयर का, मेंटली इलनेस का, विजुअली एम्पायर्ड का, इन सब के कारण जो उनका कट ऑफ था वो काफी नीचे वाली कैटेगरी में चला गया था सिलेक्शन प्रोसेस की, और उस कारण से उनको आईएएस में सिलेक्शन मिल गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, सवाल काफी सारे उठ रहे हैं। सवाल इतने उठ रहे हैं कि पीएमओ ने तक अब इसको लेकर जवाब तलब कर लिया है, और यूपीएससी का जो संगठन है वो खुद भी अब ये जानना चाह रहा है कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या है। पब्लिक ये जानना चाह रही है कि क्या अब यूपीएससी में भी कोई लूपहोल मिल गया है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि जो नौकरशाहों में नेपोटिज्म है, उसके कारण क्या ये लोग लूपहोल्स क्रिएट करके या लूपहोल्स को ढूंढ के अपनों को उसमें फिट कराने की कोशिश में लगे रहते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पूजा खेडकर के बारे में। पूजा पुणे में ज्वाइन करती है। ज्वाइन करने के पहले ही लेकिन उनकी कुछ डिमांड शुरू हो जाती है। इन डिमांड्स में वो काफी सारी चीजों का मतलब एक लिस्ट टाइप की पकड़ा देती है सामने वाले को, जिसमें कि एक घर, गाड़ी के वीआईपी नंबर प्लेट, और उसके बाद नौकर वगैरह, पियून वगैरह, ये सब तो थे ही। दरअसल अगर मैं पूजा की फैमिली की बात करूं तो पूजा की जो माता जी हैं वो सरपंच है। पूजा के पिताजी की बात करें, दिलीप राव खेडकर, ये खुद कमिश्नर ऑफ पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में पदस्थ रह चुके हैं। इन्होंने 2024 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और वहां पर इन्होंने डिक्लेयर करी थी अपनी संपत्ति। अब वहां पर जो इन्होंने संपत्ति डिक्लेयर करी थी उसमें इन्होंने 110 एकड़ कृषि भूमि बताया था, जो कि कृषि भूमि सीमा अधिनियम का सीधे तौर पर उल्लंघन करती है, पर 110 एकड़ की भूमि इन्होंने खुद बताई है। इसके अलावा 6 दुकानें, 7 फ्लैट, जिनमें से एक फ्लैट हीरानंदानी में भी है, 900 ग्राम सोना, हीरे, 17 लाख की सोने की घड़ी, 4 कारें, इसके साथ ही 2 प्राइवेट कंपनियों और एक ऑटोमोबाइल फर्म में हिस्सेदारी भी है। अगर हम खुद आईएएस पूजा की बात करें तो इनके पास खुद भी 17 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, फैमिली जो है काफी ज्यादा वेल्दी है। और यहीं से पूजा की कहानी में पूरा का पूरा ट्विस्ट आना शुरू हो जाता है। दरअसल जब पूजा की इन डिमांड्स को लेकर बातें निकलनी शुरू हुई तब लोगों का ध्यान इस तरफ गया, और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट, ऐसा लगता है शायद पहले से ही इनके पीछे लगे हुए थे, तो उन्होंने इंफॉर्मेशंस को बाहर निकालना शुरू कर दिया। कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी निकलकर सामने आई जिसमें कि ये डिमांड रखनी थी। लेकिन जब खेल बिगड़ना शुरू होता है तो वो बहुत बुरा ही बिगड़ता है, और पूजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। खेल बिगड़ना जब शुरू हुआ तो बात उनके सर्टिफिकेट्स तक पहुंच गई। यहां पर 3 मुख्य चीजों के बारे में बातचीत की जा रही है। पहला तो है ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी। नॉन क्रीमी कैटेगरी वो होती है जब आपकी संपत्ति, आपकी पारिवारिक संपत्ति 8 लाख रुपए सालाना की इनकम से कम होती है, तब आप नॉन क्रीमी कैटेगरी में आते हैं और आप इस कैटेगरी का फायदा उठा सकते हैं। अब एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है पूजा जी का, वो मॉक इंटरव्यू है हालांकि, पर उस इंटरव्यू में वो खुद कहती हुई दिखाई दे रही है कि उनका परिवार मतलब काफी व्यथित सा है, पिताजी अलग रहते हैं, और काफी कुछ बातें उन्होंने कही है। एक तरीके से वहां पर उन्होंने खुद को पूरा बेचारा ही दिखाया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बात ये निकलकर सामने आती है कि जब पूजा को ज्वाइन करना था तो वहां पे उनके पिताजी अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए पहुंचते हैं, और वहां पर वो इस बात का प्रेशर बनाते हैं कि उनकी बेटी की जो डिमांड्स हैं उनकी पूर्ति करी जाए। अब देखिए, एक पुराने अधिकारी की बात आखिर मौजूदा अधिकारी कैसे टाल सकते हैं? तो एक सिनेरियो तो ये बन रहा है। लेकिन हम बात कर रहे थे ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी की। तो 8 लाख वाला सिनेरियो जो मैंने आपको बताया, उस सिनेरियो में यहां पर आपको पूजा कैसे फिट बैठती हुई दिखाई दे रही है, एक बार आप खुद ही सोचकर देखिए। भाई 40 करोड़ के लगभग की संपत्ति पिताजी की, 17 करोड़ की संपत्ति खुद मोहतरमा की, ऑडी से ये घूमती है, गाड़ी के ऊपर वीआईपी नंबर प्लेट की चाहती है, बत्ती इन्होंने लगा रखी है। कहां से ये नॉन क्रीमी कैटेगरी की हो गई? पहला तो यही हो गया। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो और ज्यादा बड़ा बम फटता है। दरअसल इन्होंने मेंटली इलनेस और विजुअल एम्पायरनेस होने की कुछ सर्टिफिकेट सबमिट किए थे। अब यूपीएससी साफ तौर पर कहता है कि आप बोल सकते हैं कि आप कुछ हैं, लेकिन इसको लेकर आपकी मेडिकल जांच होगी, और वो मेडिकल जांच वहां होगी जहां पर यूपीएससी निर्देशित करेगा। और यहीं पर पूजा ने सबसे बड़ा खेला कर दिया है, जो कि इस समय जांच का विषय बन गया है। मतलब पूजा खेडकर ने 6 अलग अलग मौकों पर
मेडिकल टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो पहला जो उनका शेड्यूल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन था वो था एम्स दिल्ली में 22 अप्रैल 2022 को, और तब उन्होंने ये कहते हुए इसको मिस कर दिया कि भाई मुझको कोविड हो चुका है। उस समय मतलब था भी ऐसे ही माहौल, तो मान भी लिया गया। इसके अलावा और अपॉइंटमेंट 26 मई को दिए गए, 27 मई को दिए गए, जो कि दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में थे, लेकिन उन्होंने उसको भी मिस कर दिया और उन्होंने लगातार इसको मिस करते रहना कंटिन्यू किया 1 जुलाई तक की उनकी अपॉइंटमेंट तक। ऑल्दो उन्होंने एग्री किया था मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 26 अगस्त 2022 को, लेकिन वो उस दिन भी वहां पर नहीं पहुंची और उस दिन वहां पर उनका एक क्रूशियल एमआरआई स्कैन होना था। एमआरआई स्कैन से ये पता करना था कि भाई ये जो विजुअली अपने आप को बता रही है कि चैलेंज्ड है, वो किस हद तक चैलेंज्ड है, उसमें वो बात क्लियर हो जाती, लेकिन उन्होंने उस चीज से खुद को बचा लिया। अब कहानी इसके बाद और आगे बढ़ती है। मैडम ये करती हैं कि एक प्राइवेट अस्पताल से एक एमआरआई की रिपोर्ट बनवाती हैं और उस रिपोर्ट को यूपीएससी के सामने सबमिट कर देती है कि भैया ये रही हमारी जांच की रिपोर्ट। अब क्योंकि यूपीएससी पहले ही कह चुका था कि भैया जहां से हम बोल रहे हैं वहीं से आपको जांच करानी है, इसीलिए उनकी इस मेडिकल रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसी के साथ ही यूपीएससी पूजा खेड़कर के सिलेक्शन को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने चैलेंज भी करता है 23 फरवरी 2023 को कि यार इनका जो सिलेक्शन है ये सही नहीं है। यहां तक जो बात थी वो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, फिर गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ दरअसल इसी के बाद हो गई। पूजा ने जो एमआरआई की रिपोर्ट सबमिट करी थी, जो रिजेक्ट हो गई थी, एकदम जादूगरी के तरीके से वो एक्सेप्ट हो जाती है और पूजा को आईएएस का अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है, उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। एंड यहीं पर सबसे बड़ा खेला हो गया है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब एमआरआई की रिपोर्ट पूजा ने खुद ही के तरीके से स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली कराकर सबमिट करी थी, वो रिजेक्ट भी हुई थी, उसके अगेंस्ट में यूपीएससी सीएटी के पास भी गई थी, उसके बावजूद भी वो रिपोर्ट आखिर सबमिट कैसे हो गई? इसको हम लोग एक लूपहोल मान सकते हैं कि शायद यही वो सबसे बड़ा लूपहोल है जो कि अब निकलकर सामने आया है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे ही लूपहोल का इस्तेमाल करके और कितने ऐसे आईएएस हैं जो कि ऑलरेडी अधिकारियों की पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। खैर, जब ये मामला और भी ज्यादा बड़ा लाइमलाइट में आया, मीडिया के सामने आया, तो ऑब्वियस सी बात है एक्शन तो लेना ही था। तो इसके बाद में जैसे ही ये कंट्रोवर्सी बढ़ी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खेड़कर को पुणे से वाशिम में ट्रांसफर कर दिया क्योंकि उनके ऊपर मिसयूज ऑफ पावर की कंप्लेंट्स आई थी। ये जो पूरी मूव थी, ये पुणे कलेक्टर डॉक्टर सुहास देवासे की तरफ से जब चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी गई उसके बाद हुआ है। फिलहाल की बात करें तो खेड़कर जो है वो सुपर न्यूमररी असिस्टेंट कलेक्टर इन वाशिम के तौर पर काम करेंगे। ऑब्वियसली बात है ये एक पनिशमेंट पोस्टिंग है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एक पूरा सिस्टम निकलकर सामने आया है, क्या ये सिर्फ एक ही केस के लिए था या फिर ये और भी कई लोगों की मदद कर चुका है? ये पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है वो पूजा इसकी एकमात्र खिलाड़ी है या एकमात्र इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, या फिर और भी कई सारे ऐसे मामले होंगे जो कि निकलकर सामने आ सकते हैं? पीएमओ की तरफ से इसके ऊपर जांच की मांग कर दी गई है, बल्कि उन्होंने तो रिपोर्ट ही मांग ली। इसको लेकर उन्होंने एक अधिकारी का पैनल भी बना दिया है जो कि इस बारे में पूरी जांच करने वाला है। अब बात यहां पर यह है कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हम लोगों ने नीट का पूरा पूरा मामला देखा जिसमें कि एनटीए कटघरे में खड़ा हुआ है। यहां पर बात अब ये उठ रही है कि ये जो यूपीएससी को लेकर पूरी बात आई है सामने, अगर इसमें कोई बड़ी बात निकलकर सामने आती है तो गवर्नमेंट के ऊपर काफी सारी उंगलियां खड़ी हो जाएंगी। तो ऐसे में देखना ही होगा कि इस वाले मामले में आखिर होता क्या है। लेकिन इस पूरे मामले से एक जो बड़ी चीज हमारे सामने आती है वो ये कि सिस्टम के अंदर जो लोग मौजूद हैं, ऑब्वियस सी बात है उनको सिस्टम के बारे में लूपहोल्स पता ही होंगे। तो अगर हम उनकी पावर को कट नहीं करते हैं, अगर हम उनके परों को नहीं कतरते हैं, ऑब्वियस सी बात है अगर हम उनके भ्रष्टाचार को नहीं रोकते हैं, तो इसी तरीके से वो लूपहोल का इस्तेमाल करके भाई भतीजावाद तो खत्म नहीं होने देंगे। इसके अलावा समझना यह पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट ऑफ करप्शन है ये इस पूरे के पूरे आईएएस वाले सिस्टम में कितना डीपली बैठा हुआ है, क्योंकि आईएएस के साथ में संपत्ति का जो पूरा एक मामला है ये कई सारे मामलों में निकलकर सामने आ चुका है। जोशी दंपत्ति मध्य प्रदेश का एक बहुत ही फेमस मामला था जिसमें कि कई 100 करोड़ रुपए की संपत्ति निकलकर सामने आई थी। तो ऑब्वियसली बात है यहां पर करप्शन तो है ही। करप्शन के अलावा दो और मुख्य चीजें हैं, वो है वीआईपी कल्चर, क्योंकि लाल बत्ती तो मोहतरमा को भी चाहिए थी, एंड इसके अलावा पॉलिटिक्स कितनी डीपली इन्वॉल्व रहती है इन सब चीजों में। ये सारे सवाल इस समय ये पूरा मामला हमारे सामने लेकर आ गया है, एंड इस समय जो माहौल देश में बना हुआ है उस बीच में इन सब चीजों के सवालों के जवाब जो है वो हर कोई ढूंढना चाहता है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।